शिवा और शौविक की नजरें सामने की तरफ ही टिकी हुई थीं। लिटिल प्रिंसेस को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। प्रांजल ने बस कुछ ही शब्दों में अपनी बात खत्म की और उसके बाद माइक छोड़ दिया। ये लोग इतना क्यों एक्साइटेड हैं? शौविक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके सारे क्लासमेट्स बातें तो इस तरह कर रहे थे जैसे उन्हें खुद को एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल गया हो। एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन देश की सबसे बड़ी और बेस्ट मैजिक यूनिवर्सिटी थी जो देहरादून में थी। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को ही एडमिशन दिया जाता था, जिस कारण इसकी एडमिशन रेट बहुत ही कम थी। और इससे साफ पता चलता था कि लिटिल प्रिंसेस कितनी खास और इनक्रेडिबल थी। उसे मैजिक स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन ने खुद आगे आकर उसे एडमिशन दे दिया। भाई एक बात बोलूं, 2 साल तक तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो तो तुम्हें भी एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद धर फैमिली के हाथ कितने भी लंबे हो वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। शिवा बोला। तब तक मिमोह भी बीच में कूद पड़ा। क्या बोल रहे हो यार? इससे ज्यादा बड़ा मजाक मैंने आज तक नहीं सुना। जिस लड़के को अभी स्कूल से निकाला जाने वाला है, तुम उस लड़के को बोल रहे हो कि वो एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन जा सकता है? अरे तुम लोग तो उस बड़े से इंस्टीट्यूशन में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं हो और बात कर रहे हो एडमिशन की। मिमो, तुम अकल से पैदल हो क्या? शौविक ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम उसके पीछे पड़े रहते हो? हमेशा कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। बेचारा कुत्ता भी तुम्हें देखकर शर्मा जाए, पर तुम। शिवा बहुत वक्त से मिमोह को बर्दाश्त कर रहा था। शिवा इस वक्त क्लास के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक था। वो अपनी क्लास के उन लोगों में से एक था जो इस वक्त जादू कर सकते थे। उसे ये भी नहीं पता था कि मिमोह अपने स्टारडस्ट के स्टार्स को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। उसके पास तो अभी तक प्राइमरी लेवल की कोई जादुई ताकत भी नहीं थी, तो फिर इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया जो ये इतनी बातें कर रहा था? वो यही सब सोच रहा था कि तभी मिमोह की आवाज आई। तुम्हें लगता है कि मुझे इस जैसे लड़के से कुछ फर्क भी पड़ता है? ऐसे बेशर्म लड़के की तरफ तो मैं नजर घुमा कर नहीं देखूं। उसने मुंह बनाया तो शौविक ने उसकी तरफ घूर कर देखा। घूरो मत, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि लिटिल प्रिंसेस ने इस लड़के में क्या देख लिया जो इससे दोस्ती कर ली। उसकी तो छोड़ो, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई जो ये लिटिल प्रिंसेस का दोस्त बनने की सोचने लगा? तुम लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। उसने शौविक की तरफ उंगली से इशारा किया। मिमोह भी शौविक के एरिया का ही था, लेकिन वो जिस फैमिली से था वे लोग धर फैमिली के खास नौकर कहे जाते थे। फैमिली को नौकर बोलना भी थोड़ा गलत होगा, लेकिन अगर कोई फैमिली धर फैमिली के रहमो करम पर चल रही हो तो ये उनके लिए काफी शान की बात थी। और वहीं दूसरा मिमोह के पापा, वो धर फैमिली के स्टेट में फूल पौधों की देखभाल करते थे, तो वो नौकर कैसे हो सकते थे? धर हवेली इतनी बड़ी थी कि जितने बड़े पुराने टाइम के जमींदारों के घर होते थे, ऐसी जगह पर बहुत सारे लोग रहते थे और उनके आसपास हजारों किसान, मजदूर और नौकर रहते थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा शहर ही धर फैमिली का था। वही यहाँ के कर्ता धर्ता थे। जाने देना शिवा, क्यों इन लोगों के मुंह लगना? ये लोग इस लायक नहीं हैं कि इनसे बात भी की जाए। शौविक ने शिवा को समझाया। दरअसल मिमोह की शौविक से दुश्मनी थी। उसे लगता था कि सिर्फ शौविक की वजह से ही उन लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी। अगर 3 साल पहले शौविक ने वो सब नहीं किया होता तो आज वो लोग भी अच्छी जिंदगी जी रहे होते। क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? सुनो, लिटिल प्रिंसेस से दूरी बनाकर रखना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा, वरना ऐसी मुसीबत में फंसोगे कि जिंदगी भर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई टीवी ड्रामा चल रहा है जहाँ पर किसी राजकुमारी का दिल बेचारे गरीब पर आ जाएगा और वो उससे शादी कर लेगी? नहीं, अपनी औकात याद रखो और निकलो यहाँ से। इस बार प्रांजल के यहाँ आने से मिमोह के दिल में छुपा हुआ गुस्सा भी बाहर निकल आया था। 3 साल पहले शौविक ने जो बेवकूफी भरा काम किया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग और बहुत सारे परिवार काफी प्रभावित हुए थे और ये गुस्सा अभी तक सबके मन में था। वो प्रिंसेस है, समझे तुम? तुम्हें दूर से उनका सम्मान करना चाहिए,
तुम जानते हो, अगर तुमने इस बार फिर से लिमिट क्रॉस की तो क्या होगा? तुम्हारी वजह से पूरे गांव के किसानों को कितनी दिक्कतें होंगी। वो काफी गुस्से में था। वहीं उस वक्त स्टेज के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। यह आदेश धर का था, लिटिल प्रिंसेस का पिता, जो काफी पावरफुल आदमी था। उसके कदम पड़ते ही पूरा शहर कांपने लगता था। इसी आदमी को शौविक ने भड़काने का काम किया था। वैसे तो सभी लोग आदेश को बहुत ही दयालु और परोपकारी आदमी मानते थे, क्योंकि शौविक की उस हरकत के बाद भी आदेश ने उसके परिवार को इतना मजबूर नहीं किया था कि उनकी नौबत भूखे मरने की आ जाए। वहीं अगर आदेश की जगह कोई और होता तो वो लोग सड़क पर भीख मांग रहे होते। मिमो, तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? अब मैंने क्या गलत बोल दिया? हाँ, तुम्हें तो गलत लगेगा ना, क्योंकि तुम्हें सच का आईना जो दिखा दिया। उसकी बात पर शौविक ने उसे घूर कर देखा। सच बात तो ये थी कि मिमोह ने इस वक्त जो कुछ भी कहा था, उसकी वजह से शौविक खुद को दोषी महसूस कर रहा था। ये सब जो हुआ था उसके बारे में तो शौविक ने सपने में भी नहीं सोचा था। बचपन में बहुत सारी चीजें हम नासमझी में कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बड़ा होने के बाद समझ में आता है कि हमने क्या किया, तब हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन मिमोह की बात से यह तो समझ में आ गया था कि वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा मैच्योर था। वो अच्छे से जानता था कि बिना सोचे समझे टारगेट का पीछा करने से बेहतर होगा कुछ देर रुककर सब सोच समझ लिया जाए, वरना एक ही पल में आपके सपने चकनाचूर होकर आपको असलियत का वो तमाचा लगाते हैं कि सारे एम्बिशंस धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन इस वक्त शौविक के पास मिमोह के पॉइंट ऑफ व्यू की तारीफ करने की कोई वजह नहीं थी। उसका मन किया कि वो उस पर जोर जोर से हंसे, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए वो शांत रह गया। मिमो, मन कर रहा है कि तुम्हारी तारीफ करो, क्योंकि तुम जिस तरह से तुम्हारे उस मालिक की बोली बोल रहे हो, उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि तुमसे ज्यादा तो कुत्ता भी वफादार नहीं होता। सॉरी भाई, लेकिन इस काम में मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाऊंगा, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। हाँ, तो अगर मैं कुत्ता भी हूँ तो अच्छा है ना, तुमसे तो ज्यादा आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ। अच्छा खाना खाता हूँ, खूबसूरत घर में रहता हूँ, सुंदर कपड़े पहनता हूँ। तुम्हारी तरह गंदगी में तो नहीं पड़ा रहता, जिसे कचरे के ढेर से उठाकर खाना खाना पड़ता हो। तुम जैसे इंसान को कभी समझ नहीं आता कि तुम्हारी औकात क्या है। मिमो, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। शिवा ने टोका, लेकिन उसने शिवा को इग्नोर कर दिया। जानते हो तुम्हारी वजह से कितने सारे परिवार बेघर हो गए थे, कितने लोगों को बर्बाद होना पड़ा, लेकिन आज तुम बर्बाद होगे जब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मुझे तो तुम्हारे पापा को लेकर अफसोस हो रहा है। वो बेचारे कितने बदकिस्मत हैं कि उन्हें तुम जैसी औलाद मिली है। शौविक के शब्दों ने मिमोह की कमजोरी पर सीधा हमला किया था, लेकिन उसने भी सीधे सीधे मान लिया कि वो कुत्ता था और उसने पलटकर शौविक को काट भी लिया था। शौविक ने नजर घुमाकर वहां आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा तो उसकी नजर उस इंसान पर गई जो सामने तो नहीं आया था, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट का मजा ले रहा था। रेहान के अलावा भला ये और कौन हो सकता था? वो ये सब देखकर बड़ा ही खुश हुआ। सही जा रहे हो दोस्त। रेहान ने मिमोह से आंखों ही आंखों में कहा। यह सब तय था कि मिमोह ने जो भी कहा था वो रेहान के इशारे पर ही कहा था। रेहान जो कि खुद को राजकुमार समझता था, उसकी खुद की भी जिंदगी किसी और के रहमो करम पर चल रही थी, फिर भी वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता था। बहुत वक्त पहले किसी बात पर शौविक ने उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटा था। वो उसके पास आया और शौविक से धीमे से बोला, शौविक, अवेकनिंग सेरेमनी और फाइनल एग्जाम तक आते आते मेरी किस्मत बदल गई है। मैं इतना पावरफुल हो गया हूं कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, और अब मौका आ गया है जब मैं तुमसे अपनी हर एक बेइज्जती और हर एक थप्पड़ का बदला लूंगा। रेहान ने उसे धमकी दी, और वहीं शौविक, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आखिर अब उसकी नई साजिश कौन सी होगी।
रेयान की बात सुनकर शौविक मुस्कुराया। क्या हुआ? उस दिन की बात अब तक नहीं भूले तुम? लेकिन याद रखो, पिटने वाला बच्चा भी चाले चलना सीख रहा है, मतलब तुम्हें सुधारना बेकार नहीं गया। बकवास बंद करो, वरना क्या? तुम तुम्हारे तरकश के सारे तीर इस्तेमाल करके देख लो, मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर लोगे। मेरे जैसा इंसान कभी नहीं हारता रेयान, क्योंकि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानता हूं। बस कम बोलो, कहीं तुम्हारे ज्यादा बोलने की वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस उदास हो जाएगी। उसे अपने फैसले पर अफसोस होगा कि उसने तुमसे दोस्ती की क्यों थी। रेयान ने भी अब उससे अपने मकसद को छुपाने की जरूरत समझी, इसीलिए उसने शौविक के कान में धीमे से फुसफुसाते हुए शब्दों में कह दिया, दूर रहो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। शौविक ने नाक सिकोड़ते हुए अपने हाथ से रेयान को रोक दिया तो उसको बड़ा गुस्सा आया। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर के लिए उछल लो, जल्द ही तुम्हारे घमंड को मैं तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस के सामने ही चकनाचूर कर दूंगा। वो अपने मन में ही बोला। एक वक्त में शौविक ने प्रांजल के सामने ही रेयान को बुरी तरह से पीटा था और तब से लेकर आज तक रेयान प्रांजल के सामने शर्म के मारे अपना सर नहीं उठा पाया था। और इसी बात का बदला लेने के लिए रेयान ने शौविक को परेशान करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। शौविक, तुम्हारा तो मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। आज जब पूरे स्कूल और तुम्हारे लिटिल प्रिंसेस के सामने तुम्हें स्कूल से धक्के मार कर निकाला जाएगा तो प्रांजल की नजरों में तुम्हारी पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी और जो बेइज्जती होगी वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर घर जाकर तुम्हारे पापा को क्या मुंह दिखाओगे तुम, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हारे एडमिशन के लिए अपना घर बार सब बेच दिया। अब आएगा मजा जब तुम्हें भी तुम्हारी ही दवाई का स्वाद चखने को मिलेगा। एनुअल एग्जाम के बाद कमजोर स्टूडेंट्स को स्कूल से निकालना आम बात थी। वैसे तो स्टूडेंट की बेइज्जती से बचाने के लिए उसके स्कूल से निकालने की बात सबके सामने अनाउंस नहीं की जाती थी, लेकिन कुछ मौकों पर इस तरह की चीजें भी होती थी और ये सिर्फ एक ही सूरत में होता था जब किसी जादूगर स्टूडेंट ने अपने स्टारडस्ट में कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिखाई हो। नॉर्मल कंडीशन में स्टूडेंट अपने स्टारडस्ट को एक्टिवेट करने के बाद हर दिन ठीक से डेवलप करते रहते थे। यहाँ तक कि अनाड़ी लोग भी धीरे धीरे अपने स्टारडस्ट को चमका लेते थे और अपनी जादुई काबिलियत को डेवलप कर लेते थे। कुछ ही आलसी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि ये सब नहीं कर पाते थे। अवेकनिंग रिसोर्सेज और मैजिक बुक्स को बर्बाद करने के कारण ही ऐसे स्टूडेंट्स को सबके सामने निकाल दिया जाता था ताकि सिफारिश से जिन बच्चों का एडमिशन हो वे लोग भी अच्छे से मेहनत कर सकें। लगता है कि आज इस लड़के को सबके सामने निकाला जाएगा। मिमोह मुस्कुराया और इस सेमेस्टर की शुरुआत में क्लास में एक टेस्ट रखा गया था। उस वक्त शौविक का एनर्जी लेवल 0 था। तब क्लास टीचर ने गुस्से में सबके सामने उसकी क्लास लगा दी थी और अब सेमेस्टर खत्म हो चुका था और एनुअल एग्जाम शुरू होने वाला था और इस वजह से रेयान बहुत ही खुश था। हे भगवान, बस शौविक अच्छा कर जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ दुष्टों के मंसूबे पूरे हो जाएंगे। शिवा मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अगर कैलकुलेशन ठीक रही तो इस बात की पूरी आशंका थी कि शौविक को आज सबके सामने स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वहीं इसी गलतफहमी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए रेयान और उसके चाचा आदित्य ने शौविक के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी तैयार किया था। शौविक, आज तुम्हारे लिए हमने जो गिफ्ट तैयार किया है उससे तुम्हें बेइज्जती का वो सम्मान मिलेगा जो पिछले 3 सालों से किसी को नहीं मिला है। और तुम्हारी किस्मत देखो कि ये सीन देखने के लिए ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। अब तो इस सम्मान की कीमत 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। रेयान को यह सोचकर खुशी हो रही थी कि आज शौविक को सबके सामने निकाल दिया जाएगा।
आज रेयान की इज्जत बढ़ने और शौविक की बेइज्जती होने का दिन था। अब होने तो एग्जाम शुरू, तब मजा आएगा। वो मन ही मन बोला। वहीं शौविक चुपचाप खड़ा हुआ था। स्कूल की सारी 30 क्लासेस का एग्जाम एक साथ शुरू होने वाला था। एग्जामिनेशन प्रोसेस बहुत ही सरल था। स्टूडेंट को जाकर अपना हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखना था और बाकी के सभी लोग इस स्टोन को देखते। उसके बाद स्टूडेंट को एकाग्र होकर मेडिटेशन वाले फेज में पहुंच जाना था और उस वक्त स्टार अप्रेजल स्टोन स्टूडेंट के स्टार डस्ट के जैसी ही इंटेंसिटी की चमक दिखाने वाला था और इस चमक के बेस पर स्टूडेंट के मेडिटेशन लेवल के बारे में पता चलता। हर स्टूडेंट को 3 मौके मिलने वाले थे और उन तीनों में जिस भी बार अप्रेजल स्टोन सबसे ज्यादा चमकता वही उनका लैंडमार्क होता। इसका मतलब था कि कोई भी स्टूडेंट जितना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ जाएगा उतना ही ज्यादा स्टार अप्रेजल स्टोन उस स्टूडेंट के स्टार डस्ट की चमक के साथ कांटेक्ट कर पाएगा और एग्जैक्ट चमक दिखा पाएगा। खैर, अब एग्जाम का टाइम आ चुका था। पहले तुम आगे जाओ। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स का कोई प्रॉपर लाइनअप नहीं था। किसी भी स्टूडेंट को पहले बुलाया जा सकता था। सबसे पहले हिना को बुलाया गया। वो डरते हुए धीरे धीरे स्टार अप्रेजल स्टोन के सामने जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाहर निकाले जाने का डर हो। शुरू करो। ऑल द बेस्ट हिना, हम सबको पूरा विश्वास है कि तुम ये टेस्ट पास कर सकती हो। चिंता मत करो हिना, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो भी मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हिना को बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथों को बड़े से स्टार अप्रेजल स्टोन पर रख दिया। उसके हाथ रखते ही चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। सभी की नजरें हिना पर टिकी हुई थी क्योंकि वो परीक्षा देने वाली सबसे पहली स्टूडेंट थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन एग्जाम शुरू होते ही हिना के बिहेवियर में अचानक से बदलाव आ गया। उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। ये चमक रहा है। काले रंग के स्टार अप्रेजल स्टोन से धीरे धीरे चमक निकलने लगी। शुरुआत में बहुत ही हल्की चमक थी, लेकिन जैसे जैसे हिना ने अपना ध्यान और कंसंट्रेशन बढ़ाया वैसे वैसे अप्रेजल स्टोन के चारों तरफ की चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक अलग सा प्रकाश चारों तरफ फैल गया। जिसके बाद तीनों एग्जामिनर्स ने एक ही साथ रिजल्ट अनाउंस किया। स्टूडेंट हिना, तुम्हारा फाइनल रिजल्ट ए है। ये कहते हुए एग्जामिनर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। एग्जामिनर की आवाज सुनकर हिना ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा, पर जब उसने सभी के चेहरे एक्साइटेड देखे तो फिर वो भी खुश हो गई। मुझे ए ग्रेड मिला है। किसी लड़की का इस तरह से खुशी में चिल्लाकर अपनी ग्रेड बताना थोड़ा सा अजीब था। सभी लोग हैरान थे कि कुछ देर पहले हिना फेल होने के डर की वजह से रो रही थी और अब वो ए ग्रेड से पास हुई थी। रियान तो ये सब देखकर एकदम से दंग रह गया था। बदतमीज लड़की, अभी तो रो रही थी कि फेल हो जाएगी और अब इतना अच्छा स्कोर किया है कि इसे सीधे एलीट क्लास में एडमिशन मिल गया। इस लड़की पर मैं फिर से कभी विश्वास नहीं करूंगा। क्लास टीचर के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए थे। एक पल में ही वो क्लास टीचर की चहेती बन गई थी। अगर हिना की तरह ही आधे बच्चे के भी ग्रेड अच्छे आ जाएं, तो एवरेज ग्रेड काफी अच्छे होंगे और मेरी क्लास टॉप 3 क्लासेस में पहुंच जाएगी। हालांकि क्लास टीचर मदन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इस वक्त क्लास 7th थी। इसी क्लास में जतिन नाम का वो लाइटनिंग एलिमेंट वाला बच्चा था जो काफी इंटेलिजेंट था। अब क्लास टीचर मदन सिर्फ ये चाहते थे कि उनकी क्लास से रेयान उससे अच्छा स्कोर ले आए ताकि उनकी क्लास किसी तरह से पीछे ना रहे। तो हिना, क्या तुम नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? एग्जामिनर ने सवालिया निगाहों से हिना की तरफ देखा, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स भी उसे देखने लगे कि आखिर हिना का जवाब क्या होगा। एग्जामिनर ने हिना को नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बारे में पूछा तो हिना ने जल्दी से अपना सर इनकार में हिला दिया। नहीं सर, अभी तक मेरे स्टार डस्ट के 6 स्टार ही अलाइन हुए हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट लेवल का एग्जाम नहीं देना चाहती। तो ठीक है,
तुम्हारे टीचर्स इसी लेवल के रिजल्ट के बाद डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कौन सी क्लास में रखा जाएगा। हिना एग्जामिनर्स को थैंक यू बोलकर खुशी से वहां से चली गई। अगला स्टूडेंट शिवा, आगे आओ। शिवा ने जब अपना नाम सुना तो वो हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि उसकी बारी इतनी जल्दी आ जाएगी। भाई, मेरा नंबर आ गया। ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना और अपना दिमाग शांत रखना। देखो तो कौन ज्ञान दे रहा है। जो खुद कुछ नहीं जानता वो दूसरों को बता रहा है कि उन्हें एग्जाम कैसे देना चाहिए। मिमोह ने कमेंट किया। शौविक हैरान था कि ये लड़का मिमोह न जाने क्या सोचता था। हमेशा लोगों की बातों पर उसके कान लगे रहते थे। शिवा ने पहले अपने क्लास टीचर मदन सर की तरफ देखा और फिर अपने प्रैक्टिकल मैजिक टीचर तारा मैडम की तरफ। शिवा, अपना बेस्ट देना। हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जरूर पास हो जाओगे। तारा मैडम की बात सुनकर शिवा ने हाँ में अपना सर हिलाया और स्टार अप्रेजल स्टोन की तरफ चल पड़ा। स्टोन के सामने जाने के बाद शिवा ने एक गहरी सांस ली और उस पर हाथ रख दिए। फिर वो अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे मेडिटेशन फेज में जाने लगा। जैसे ही शिवा ध्यान में गया, स्टार अप्रेजल स्टोन से एक धीमी सी चमक टिमटिमाने लगी, जो धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। इस बात से यह साबित हो गया था कि शिवा अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। इसीलिए स्टार अप्रेजल स्टोन उसके स्टारडस्ट की एनर्जी को पकड़ नहीं पा रहा था। पर धीरे धीरे शिवा जैसे जैसे ध्यान में डूबता गया, वैसे ही स्टार अप्रेजल स्टोन की चमक स्थिर हो गई और फिर एयर एलिमेंट के भूरे रंग की चमक ने उस स्टोन के आसपास के पूरे एरिया को कवर कर लिया। ये चमक हिना की पैदा की हुई चमक के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग थी। इस बारे में तीनों एग्जामिनर्स के अलग अलग ख्याल थे, लेकिन शिवा इस रिजल्ट से खुश नहीं था। सर, क्या मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ? उसने पूछा तो एग्जामिनर्स ने हाँ में अपना सर हिला दिया। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सर। कहते हुए शिवा एक बार फिर से ध्यान में चला गया। इस बार वो बहुत ही शांत था और जैसे ही उसने स्टार अप्रेजल स्टोन पर हाथ रखा, एक तेज चमक ने स्टार अप्रेजल स्टोन के चारों तरफ एक बड़ा सा लाइट का ऑरा क्रिएट कर दिया। ये लाइट बहुत ही क्लियर और पावरफुल थी। हिना के हाथ रखने पर जो लाइट पैदा हुई थी वो आग की फड़फड़ाती हुई लौ की तरह कभी धीमी तो कभी तेज थी, लेकिन शिवा ने जो लाइट पैदा की थी वो बिल्कुल क्लियर और स्टेबल थी। तीनों एग्जामिनर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सिर हिला दिया। लास्ट रिजल्ट A+। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वहां मौजूद क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। कुछ के दिल में तो अब जलन होने लगी थी। ये क्या बकवास है? अब कोई भी ऐरा गहरा स्टूडेंट एलीट क्लास में चला जाएगा। ये शिवा झोपड़पट्टी से आता है और इसको एलीट क्लास में एडमिशन मिलेगा। ये बहुत नाइंसाफी है। सही कहा। अगर मुझे भी एलीट क्लास मिल जाए तो मेरे पापा तो तुरंत मुझे कार गिफ्ट कर देंगे। सारे स्टूडेंट्स इस तरह की बातें बना रहे थे, जबकि मदन सर और तारा मैडम दोनों ही शिवा की परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश थे। उनकी आंखों में शिवा के लिए तारीफ वाले एक्सप्रेशंस थे। शिवा हमेशा से एक बेस्ट स्टूडेंट रहा था और ऐसे में ये रिजल्ट तो आना ही था। स्टूडेंट, तुमने ये राउंड क्लियर कर लिया है। अगर तुम नेक्स्ट राउंड पर जाना चाहते हो तो उसी के हिसाब से तुम्हारा असेसमेंट किया जाएगा। सर, मैं नेक्स्ट राउंड एग्जाम भी फाइट करना चाहता हूँ। आर यू श्योर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? शिवा के सेकंड राउंड एग्जाम में जाने की बात सुनकर सभी बहुत ही हैरान थे, लेकिन शिवा उस राउंड के लिए काफी कॉन्फिडेंट था। सर, मैं जानता हूँ कि एनुअल एग्जाम के रैंकिंग में हम जितना ऊपर होंगे, हमें स्टारडस्ट मैजिक टूल का इस्तेमाल करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। इसलिए मैं एक्टिवेशन टेस्ट लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मदन सर और तारा मैडम के होठों की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। वो जानते थे कि शिवा एक्टिवेशन लेवल पर पहुंच चुका था। वैसे भी ये एनुअल एग्जाम 2 राउंड में होने वाला था। पहले राउंड में स्टारडस्ट एग्जामिनेशन था, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी था, लेकिन दूसरा राउंड टॉप स्टूडेंट्स के लिए ही रखा गया था। उसमें 1000 में से सिर्फ वही 100 स्टूडेंट्स जा सकते थे जो एक्टिवेशन लेवल पर पहुंच चुके थे और अपने प्राइमरी मैजिक स्किल को एक्टिवेट कर चुके थे।
दोनों राउंड में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्किंग मिलने वाली थी। ऐसे में इन लोगों को मैजिक स्कूल के लिमिटेड रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने वाला था। इसीलिए यहाँ पर आए हुए सारे स्टूडेंट्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एलीट क्लास में जाने के लिए कमर कस चुके थे। अच्छा, तैयार हो तुम? जी सर। सेकंड लेवल पर जाने के बाद शिवा का एक्टिवेशन एग्जाम शुरू हो गया, लेकिन वो ठीक से पूरा नहीं हो पाया क्योंकि शिवा इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो अपने एलिमेंट के सातों स्टार्स को जोड़कर ठीक से स्टार पाथ नहीं बना पा रहा था। लेकिन एग्जामिनर्स ने जब ये देखा कि स्टूडेंट एक्टिवेशन कर सकता था पर घबराहट के कारण एक्टिवेशन नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने उसे कुछ बोनस नंबर दे दिए। शिवा इस बात से थोड़ा सा नाराज था और अपना सर झुकाकर एग्जामिनेशन एरिया से बाहर आ गया। निराश मत हो शिवा, तुम्हारे ग्रेड सच में काफी अच्छे हैं। तुम एलिट क्लास में जरूर पहुंचोगे। तारा मैडम इस वक्त किसी बड़ी बहन की तरह शिवा को दिलासा दे रही थी। सॉरी मैडम, मुझे लगा कि मैं एक्टिवेशन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी थोड़ी सी घबराहट की वजह से एक्टिवेशन में लगाया हुआ मेरा सारा टाइम इस तरह से बर्बाद हो जाएगा और मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तारा मैडम इस तरह की सिचुएशन के बारे में काफी अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो शिवा को दिलासा देने के लिए यहाँ पर आ गई। शिव, जो हुआ सो हो गया, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि जादूगर बनने के लिए आपके पास न केवल स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए बल्कि आपकी मेंटलिटी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि मुसीबत आने पर आप घबराओ नहीं। शिवा ने जल्दी से ही हाँ में अपना सिर हिला दिया। अगला स्टूडेंट ऋषभ। ऋषभ ने जैसे ही अपना हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखा, उसकी चमक देखकर एग्जामिनर्स ने उसे बी ग्रेड दिया। नहीं सर, ये गलत है। मुझे ए ग्रेड मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं दोबारा एग्जाम देना चाहता हूँ। ऋषभ को अपने ग्रेड पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहां जोर जोर से शोर मचाकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। अगर तुम ज्यादा शोर मचाओगे तो तुम्हारे रिजल्ट कैंसिल कर देंगे और उसके बाद तुम दोबारा एग्जाम नहीं दे पाओगे। एग्जामिनर की धमकी मिलने के बाद ऋषभ ने कुछ भी नहीं कहा और वहां पर सीधा अपना सर झुका लिया। नेक्स्ट सुजीत, सी ग्रेड। जैसे ही सुजीत को सी ग्रेड मिला, वो तो खुशी से उछल पड़ा। उसके जैसे फेल होने वाले स्टूडेंट के लिए सी ग्रेड मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। 8th क्लास के स्टूडेंट्स एक एक करके अपना एग्जाम दे रहे थे। अधिकतर स्टूडेंट्स को बी या सी ग्रेड मिले थे, ए ग्रेड वाले बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे। देखो 7th क्लास के एग्जाम एरिया में क्या हो रहा है। इस वक्त लाइटनिंग एलिमेंट वाला जतिन एग्जाम देने वाला है। ये पूरे स्कूल का नंबर 1 लड़का बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैंने सुना है कि रेयान ने काफी अच्छी प्रैक्टिस की है। देखना, आज रेयान ही स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बनेगा। जैसे ही शौविक ने अपने साथी स्टूडेंट की बात सुनी, उसकी नजर 7th क्लास के एग्जाम एरिया पर चली गई। स्कूल काउंसिल ग्रुप में शामिल प्रांजल भी वहां पर पहुंच चुकी थी। प्रिंसिपल मार्केश ने आदेश की तरफ देखा और उसकी चापलूसी करने लगा। सर जी, ये हमारे स्कूल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। जतिन नाम है इसका। इसने लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन किया है। जब इसका लाइटनिंग एलिमेंट एक्टिवेट हुआ था, तभी से एक प्रिंसिपल के तौर पर हमने इस पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। ये एक्टिवेशन टेस्ट देने जा रहा है। क्या आप देखना चाहेंगे? मार्केश सर आदेश धर से बहुत ही ज्यादा विनम्रता से बात कर रहे थे। प्रांजल बेटा, तुम इस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को क्यों नहीं देखती? अपने पापा की बात सुनकर प्रांजल ने हाँ में अपना सर हिला दिया। लाइटनिंग एलिमेंट सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा खतरनाक, हिंसक और विनाशकारी शक्ति वाला एलिमेंट था। इसकी ताकत बाकी एलिमेंट्स वाले जादूगरों को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी। एग्जाम एरिया में स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए जतिन ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और फिर एग्जाम एरिया की तरफ चल पड़ा। पूरे स्कूल के सभी स्टूडेंट और टीचर्स की नजरें जतिन पर टिकी हुई थीं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा प्रेशर भी फील कर रहा था। जब से वो स्कूल में एडमिशन लेकर आया था, तब से वो सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था, जिसकी वजह से सबकी नजरें उस पर हमेशा टिकी रहती थीं और यही नजरें उसे और ज्यादा कड़ी मेहनत के लिए मोटिवेट करती थीं। फॉलो माय ऑर्डर्स। प्राइमरी स्किल ऑफ लाइटनिंग एलिमेंट, लाइटनिंग स्ट्राइक। जतिन अपने स्टार्स को कंट्रोल कर रहा था।
वहीं सभी लोग सांसें थामे उसे देख रहे थे। सबके दिमाग में सवाल था कि क्या जतिन अपनी पावर से लाइटनिंग स्ट्राइक कर पाएगा। जतिन ने मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया, उसके हाथ से बिजली का आर्क लिपट गया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांपों के राजा ने अपने सेनापति अजगर को पुकारा हो, और वो अजगर हवा में घूमते हुए तेजी से हर चीज को जलाता हुआ अपने राजा के सामने पहुंच गया हो। एक्टिवेट। जतिन ने अपना एग्जामिनेशन का फर्स्ट राउंड काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद उसने जैसे ही अपने लाइटनिंग एलिमेंट के प्राइमरी स्किल को एक्टिवेट किया, वैसे ही एक खतरनाक बिजली का आर्क दिखाई दिया जो सामने रखी इंसान के साइज की कठपुतली पर जा लगा। अगले ही पल कठपुतली बुरी तरह से कांप गई और बिजली के जोरदार झटके की वजह से पूरी कठपुतली के चारों तरफ चटकने के निशान बन गए। ऐसा लगा जैसे कठपुतली को चाबुक से मारा गया हो, और अगले ही पल वो इंसान के साइज की कठपुतली फट गई। ये क्या बात है, बढ़िया। वाह, बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन ग्राउंड के फर्श पर थोड़ी ही देर में काफी काले निशान पड़ चुके थे, जो बहुत ही भयानक लग रहे थे। कठपुतली की राख भी इधर उधर उड़ गई थी। पूरे स्कूल को चुनौती देने वाले इस लाइटनिंग एलिमेंट के इस जीनियस स्टूडेंट ने पूरे एग्जामिनेशन एरिया में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जिससे वो सभी स्पेशल स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एलिमेंट का प्राइमरी टैलेंट अनलॉक कर लिया था, वो सभी घबराकर गहरी सांसें लेने लगे। हे भगवान, ये क्या था? इसकी पावर को देखते हुए चाहे एयर एलिमेंट हो, चाहे फायर एलिमेंट के बेसिक टैलेंट का फायर बस्ट स्किल हो, सभी बर्बाद है। लाइटनिंग एलिमेंट और उसके बेसिक स्किल लाइटनिंग स्ट्राइक से बढ़कर कुछ नहीं। इस स्टूडेंट की बात सुनकर उसके आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स ने तुरंत ही उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अरे ये तो शुक्र है, जतिन ने जिस जगह अपनी प्राइमरी स्किल से हमला किया था वहाँ एक लड़की की कठपुतली थी। अगर इसकी जगह इस वक्त कोई आदमी भी होता तो जतिन के हमले की पावर से पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल जाता। दूसरे लड़के ने जवाब दिया तो बाकियों ने भी सिर हिला दिया। जब जतिन ने अपने हमले का रिजल्ट देखा तो उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नजर आ रही थी। उसने रिजल्ट के लिए पलटकर अपने एग्जामिनर्स की तरफ देखा तो वो सब प्रांजल की तरफ देख रहे थे। प्रांजल को देखते ही जतिन के चेहरे पर सरप्राइज के एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे। उसने सोचा नहीं था कि उसका असेसमेंट प्रांजल जैसी लड़की का भी ध्यान अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए वो काफी ज्यादा शॉक में था। लेकिन वो जानता था कि उसके लाइटनिंग एलिमेंट की पावर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे बाकी दूसरे कोई एलिमेंट कंपीट कर सकें। प्रांजल बेटा, कैसा लगा तुम्हें जतिन का परफॉर्मेंस? आदित्य प्रांजल से जतिन के एग्जाम के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी प्रांजल ने अपनी नजरें घुमा ली। ठीक ठाक ही था। अपनी बात कहने के बाद प्रांजल पलटकर 8th क्लास वाले ग्राउंड की तरफ आ गई। प्रिंसिपल और स्कूल काउंसिल के बाकी लोग एक पल के लिए हैरान रह गए। उनको समझ ही नहीं आया कि आखिर प्रांजल ने इसे ठीक ठाक क्यों बोला। आखिर लाइटनिंग एलिमेंट तो सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, उसके बावजूद इस लड़की ने ऐसा कहा। इसका मतलब था कि उसके स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई थे। प्रांजल का रिएक्शन देखकर स्कूल काउंसिल का एक आदमी धीरे से बड़बड़ाने लगा। स्टैंडर्ड्स हाई क्यों नहीं होंगे? प्रांजल को एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट एडमिशन मिला है। वहाँ एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। वैसे भी लाइटनिंग स्ट्राइक एक्टिवेशन सबसे प्राइमरी टैलेंट है, ऐसे में वो इसे सीरियसली क्यों लेंगे? माफ कीजिएगा, इसे एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके असेसमेंट की आदत है, इसलिए इसके स्टैंडर्ड्स कुछ ज्यादा हाई हैं। आदेश ने जब देखा कि प्रांजल के रिएक्शन के बाद मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल काउंसिल के बाकी लोगों के चेहरे उतर गए हैं और वो सभी बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसने प्रांजल की तरफ से सफाई दी। अरे धर साहब, आपके कहने का मतलब है कि जतिन एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता है, उसके अंदर टैलेंट है। प्रिंसिपल भी इस तरह की सिचुएशन से डील करना काफी अच्छे से जानते थे और इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने ये सवाल पूछा था।
प्रिंसिपल के ये सवाल पूछते ही स्कूल काउंसिल के बाकी लोगों ने भी तुरंत ही प्रिंसिपल की बात कॉपी कर ली। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जतिन के ग्रेड्स पूरे स्कूल में सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। सर ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 8th क्लास का स्टूडेंट रेयान भी काफी टैलेंटेड है। ये बात सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ही अपने बड़े भाई आदेश और प्रांजल की तरफ देखा। बड़े भैया, रेयान हमारी ही फैमिली का एक स्टूडेंट है। उसके ग्रेड्स भी काफी अच्छे रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि अगली बारी उसी की होगी। चलकर देखिए ना। रेयान, क्या वो सच में हमारी फैमिली का बच्चा है? मुझे याद नहीं आ रहा। कौन है वो? भैया, वो योगेश का बेटा है। उसकी डेथ के बाद मुझे पता चला कि रेयान और उसकी माँ को बहुत सारे लोग तंग कर रहे थे, इसलिए मैं उसे मेरे घर ले आया। रेयान काफी समझदार और दृढ़ निश्चय वाला बच्चा है। वो किसी भी तरीके से हमारे परिवार के बच्चों से कम नहीं है। हाँ, वो प्रांजल के लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा बच्चा है। अगर हम उसे संभाले तो वो काफी अच्छा कर सकता है। आदित्य धर अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। बहुत सारी चीजों में आदित्य का डिसीजन भी चलता था, लेकिन उसकी वैल्यू आदेश जितनी ज्यादा नहीं थी। इसीलिए किसी बड़े डिसीजन से पहले वो आदेश के साथ डिस्कशन जरूर करता था। ओह, तो ये बात है। चलो कोई ना, चलकर देखते हैं स्कूल काउंसिल क्या कहती है। अगर वो आपकी फैमिली का स्टूडेंट है तो हम लोगों को भी उसमें काफी इंटरेस्ट पैदा हो गया है। चलिए चलते हैं। वे लोग धीरे धीरे चलकर 8th क्लास के एग्जाम एरिया में पहुंच गए। इन लोगों का ऑरा बहुत ही स्ट्रांग था। इनको देखते हुए स्टूडेंट्स को लगा कि स्कूल डायरेक्टर इन लोगों के साथ खड़े रहने के लायक ही नहीं था। भले ही प्रांजल भी इन्हीं स्टूडेंट्स की उम्र की थी, लेकिन वो इन लोगों से काफी ज्यादा टैलेंटेड थी। ग्राउंड में खड़े हुए सारे मेल स्टूडेंट्स की नजरें इस वक्त प्रांजल पर ही टिकी हुई थीं। हे भगवान, डायरेक्टर्स का ये ग्रुप यहीं आ रहा है। वो तो सच में आ रहे हैं। मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। देखो, इन लोगों को देखकर मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे हैं। घबराने की क्या बात है? ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आज मुझे अपना टैलेंट दिखाने का सही मौका मिला है। बड़ा आया टैलेंट दिखाने वाला। तेरा एग्जाम तो पूरा हो गया ना, फिर काहे का टैलेंट दिखाएगा? 8th क्लास के स्टूडेंट्स अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे थे और बातें बनाए जा रहे थे। आज यहाँ मौजूद हर एक स्टूडेंट की किस्मत एनुअल एग्जाम के रिजल्ट पर ही डिपेंड करती थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल काउंसिल का एक ग्रुप मौजूद था जो उनकी किस्मत का फैसला करने वाला था। और अब माहौल बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। इस वक्त स्कूल कमेटी के लोगों के साथ आने वाला आदित्य तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने आगे बढ़कर एग्जामिनर को इशारा किया। एग्जामिनर ने भी अपना सर उठाकर एक नजर आदित्य की तरफ देखा और अपना सर झुका लिया। वो आदित्य का इशारा समझ चुका था। एग्जामिनर ने एक नजर इधर उधर देखा और फिर कुछ ना देखने का नाटक किया। इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रेयान को पता था कि अब उसके और आदित्य के प्लान का टाइम आ चुका है। वहीं बाकी के स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आखिर उनका प्लान है क्या। आदित्य के इशारे पर एग्जामिनर कुछ तो खतरनाक करने का प्लान कर चुका था। अगला स्टूडेंट रेयान होगा। रेयान की नजरें अभी भी प्रांजल पर ही टिकी हुई थीं। भले ही वो दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर इतना बड़ा था कि एक दूसरे की शक्ल देखे महीनों बीत जाते थे। आज से पहले रेयान कुछ ही बार प्रांजल को नजदीक से देख पाया था। आदित्य ने देखा कि रेयान का ध्यान कहीं और था, तो उसने हल्का सा खांसकर रेयान को इशारा किया। लेकिन जब रेयान ने इस इशारे को नजरअंदाज कर दिया तो उसने रेयान को आवाज लगाने की ठानी। रेयान, अब तुम्हारी बारी है। जी। आदित्य की बात सुनकर रेयान को होश आ गया। वो कई सालों से प्रांजल को पसंद करता था। वो जानता था कि प्रांजल शायद उसको पसंद नहीं करती और दोनों का मिलना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी रेयान नहीं चाहता था कि शौविक प्रांजल को ले जाए। इसीलिए वो प्रांजल का बॉडीगार्ड बनना चाहता था। और पिछले कुछ सालों की उसकी कोशिशों ने यह साबित भी कर दिया था कि अब वक्त आ गया था
जब रेयान सब कुछ अपने कंट्रोल में ले ले। आज मैं प्रांजल को इम्प्रेस करके ही रहूंगा। रेयान ने अपना सिर हिलाया और एग्जामिनेशन एरिया की तरफ आगे बढ़ गया। वो इस मौके का बहुत ही लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पूरी धर फैमिली और खास करके प्रांजल का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। आज उसका ये सपना पूरा हो सकता था। जैसे ही उसने अपना हाथ स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखा, रेयान बहुत दिनों से इन्हीं सब चीजों की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा घबराया हुआ भी था। तभी सफेद और घनी नीली लहर तेजी से स्टार अप्रेजल स्टोन से निकली और आसपास के एरिया में फैल गई। ये बर्फ की लहर इतनी तेज थी कि स्टार अप्रेजल स्टोन से बाहर निकलते ही हर इंसान को इसकी ठंडक का एहसास हो गया। यहाँ तो सब कुछ बहुत ठंडा हो गया। हाँ वाकई ये तो बहुत शानदार है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स मंत्रमुग्ध होकर ये सीन देख रहे थे। स्टार अप्रेजल स्टोन से बहुत चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार उन्होंने एग्जाम के दौरान कुछ ऐसा होता हुआ देखा था। यहाँ तक कि जतिन भी ये सब देखकर दंग रह गया था। उसके स्टार अप्रेजल स्टोन की चमक भी रेयान के अप्रेजल स्टोन की चमक के आगे फीकी पड़ गई थी। तीनों ही एग्जामिनर्स ने एक साथ ग्रेड अनाउंस कर दिया। एस ग्रेड, एस ग्रेड, एस ग्रेड, एस ग्रेड। उन तीनों ने उसे एस ग्रेड दिया था। अरे वाह, मुझे अच्छे से याद है कि जतिन को 2 एस और 1 ए मिला था। इसका मतलब है कि स्टार डस्ट एग्जामिनेशन में रेयान ने जतिन से ज्यादा अच्छा स्कोर किया है। इस वक्त ये सीन देखकर मदन सर भी हैरान हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस रेयान ने अब तक अपनी असली ताकत को छिपाकर कहां रखा था। ऐसी बड़ी फैमिलीज के बच्चों से ऐसी ही उम्मीद थी। मुझे तो लगा था कि रेयान को ज्यादा से ज्यादा 1 एस मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं था कि इसको 3 एस मिल जाएंगे। 3 एस। रेयान का फाइनल रिजल्ट एस है। इस बात में कोई शक नहीं था कि ये ग्रेड स्कूल में सबसे अच्छे थे। इन ग्रेड्स को देखने के बाद एग्जाम एरिया में मौजूद सारी लड़कियों ने रेयान की तारीफ करना शुरू कर दिया था। यार ये रेयान ने तो काफी कमाल का निकाला। उसे 3 एस मिले हैं। इसने तो लाइटनिंग एलिमेंट वाले जतिन को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो स्कूल में रेयान ही नंबर 1 होगा। हाँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। रेयान तुम बेस्ट हो। इस वक्त बहुत सारी लड़कियां रेयान की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थीं। वो सभी रेयान के बारे में बातें कर रही थीं। वो उन सभी लड़कियों की नजर में उनका प्रिंस चार्मिंग बन चुका था। और तभी आदित्य ने अपने भाई आदेश की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बड़े भैया, अब आपका क्या ख्याल है? आदित्य के सवाल पर आदेश ने काफी सीरियसली अपना सर हिलाया। इतना भी बुरा नहीं है। इतने छोटे से कमेंट पर आदित्य का दिल भी एक पल के लिए उदास हो गया। उसने उम्मीद भरी नजरों से प्रांजल की तरफ देखा, लेकिन प्रांजल ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। इससे आदित्य समझ गया था कि प्रांजल की नजरों में 3 एस हासिल करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी एक्टिवेशन राउंड बाकी था। अभी भी रेयान के पास अपनी असली ताकत दिखाने का मौका था। वो मुड़कर सेकंड राउंड वाले एग्जाम एरिया में पहुंच गया। सर, मैं एक्टिवेशन टेस्ट भी लेना चाहता हूँ। रेयान ने रिक्वेस्ट की। उसने अपने 7 स्टार्स को कंट्रोल करके स्टार पाथ बना लिया था और अपने बेसिक टैलेंट को भी एक्टिवेट कर चुका था। मैं रेयान के आइस एलिमेंट के टैलेंट को देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही। जब सभी स्टूडेंट्स इस बारे में बात कर रहे थे तो रेयान की नजर सामने खड़ी इंसान के आकार की कठपुतली पर टिक गई। स्टार डस्ट एग्जामिनेशन में सिर्फ बेसिक चीजों को ही इन्वॉल्व किया गया था। जो लोग थोड़े से समझदार थे उन्हें यह बात अच्छे से क्लियर थी कि एक्टिवेशन राउंड ही सही असेसमेंट एग्जाम था। आज इस एक्टिवेशन राउंड के बाद मैं धर फैमिली के मुखिया और प्रांजल का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ही रहूंगा। रेयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना जादू मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बड़ी ही एफिशिएंसी से
अपने 7 आइस एलिमेंट स्टार्स को एक दूसरे से जोड़कर स्टार पाथ बना दिया। आइस स्प्रेड। रेयान बिना किसी हिचकिचाहट के परफॉर्म कर रहा था। जल्दी ही उसने अपने स्टारडस्ट को ऑर्डर दिया और जैसे ही उसका जादुई एक्टिवेशन पूरा हुआ, अचानक देखने वालों को एहसास हुआ कि कठपुतली के चारों तरफ बर्फ की एक परत जमना शुरू हो चुकी थी। इट्स लुक सो अमेजिंग। जल्द ही बर्फ ने कठपुतली के शरीर को चारों तरफ से ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बर्फ की परत चढ़ाई गई हो। ये काफी शॉकिंग था। अगले ही पल पूरे एग्जामिनेशन एरिया में बर्फ की ठंडी हवा फैल गई। चरमराहट की आवाज के साथ बर्फ का फैलना कठपुतली के ढकने के बाद भी रुक नहीं रहा था, बल्कि उसके बाद बर्फ ने पूरे एग्जामिनेशन ग्राउंड को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बर्फ जमीन पर फैलती जा रही थी। बाकी क्लासेस के आइस एलिमेंट स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्टिवेशन एग्जाम दिया था, वो भी समझ गए कि वे रेयान जितने टैलेंटेड नहीं हैं। सभी स्टूडेंट डर कर एक कदम पीछे हट गए। उन्हें लगा अगर वो खड़े रहे तो बर्फ उनका भी वही हाल करेगी जो कि कठपुतली का किया है। जबकि स्कूल डायरेक्टर्स और एग्जामिनर्स बहुत ही शांत थे। उनकी आंखों में रेयान के लिए तारीफ की चमक थी। ये बच्चा तो काफी टैलेंटेड है। ये मैजिक एसोसिएशन के स्टैंडर्ड लिमिट तक पहुंच गया है। मैजिक एसोसिएशन ने पुराने स्टूडेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया था, लेकिन सिर्फ एक ही साल की ट्रेनिंग के बाद कोई भी आइस एलिमेंट वाला जादूगर इस लेवल तक अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। रेयान जैसा स्टूडेंट मिलना स्कूल के लिए बड़े ही गर्व की बात थी। आदेश ने भी ये असेसमेंट देखा था। बुरा नहीं है। अभी तक रेयान को पता नहीं था कि उसने आदेश का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था या नहीं, इसीलिए उसे अपने दिल में थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही थी। रेयान ने तुरंत ही अपनी नजरें प्रांजल पर घुमाई, तो प्रांजल ने एक नजर रेयान को देखा और अपनी नजरें घुमा ली। प्रांजल को ऐसे मुंह मोड़ते देखकर रेयान के दिल में एक कांटा सा चुभ गया। कारण था प्रांजल की बेरुखी। उसकी नजरें हमेशा प्रांजल पर ही रहती थीं, लेकिन प्रांजल की नजरें शौविक से हटती ही नहीं थीं। आज भी प्रांजल की नजरें शौविक पर ही थीं। ये देखकर रेयान के दिल में चुभा हुआ कांटा नश्तर में बदल गया। शौविक, ये अभी भी शौविक को देख रही है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से आज तक प्रांजल ने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा। रेयान का चेहरा पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। आज अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट पर वो प्रांजल का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन लास्ट में हुआ क्या? उसकी नजरें अभी भी एक गंवार और गरीब लड़के शौविक पर टिकी हुई थीं। शौविक, आज तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलकर रहेगी। एग्जाम एरिया से बाहर निकलते हुए रेयान के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। तभी मिमोह तेजी से रेयान के पास आया। वो इस वक्त बहुत ही खुश लग रहा था और उसी वक्त एग्जामिनर ने फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अभी अभी रेयान की परफॉर्मेंस देखकर आप सभी को अंदाजा लग गया होगा कि रेयान कितना शानदार है। आज रेयान को स्टारडस्ट राउंड के रिजल्ट में एस मिला है और इसका एक्टिवेशन रिजल्ट भी है, जो काफी अच्छा है। टॉप स्टूडेंट्स को भी एक्टिवेशन टेस्ट में केवल सी या डी ग्रेड ही मिला था। इस वक्त जतिन के अलावा रेयान ही इकलौता स्टूडेंट था जिसे बी ग्रेड मिला था। इस ग्रेड के साथ रेयान स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बन चुका था। सभी लोगों की नजरें इस वक्त रेयान पर टिकी हुई थीं और तभी एग्जामिनर ने अगले स्टूडेंट के नाम की अनाउंसमेंट कर दी। अगला स्टूडेंट शौविक है। जैसे ही एग्जामिनर ने शौविक का नाम अनाउंस किया, शौविक चौंक गया। ये मुझे ठीक रेयान के बाद ही क्यों बुला रहे हैं? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इस आदमी ने शौविक का नाम कैसे ले लिया। शौविक को इस पूरे मामले में किसी साजिश का अंदेशा हो रहा था और इधर रेयान, वो अपने आदित्य धर के पास पहुंच चुका था। तुम ठीक तो हो ना रेयान? हाँ, आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया है। रेयान इस वक्त एक चालबाज इंसान की तरह लग रहा था। उसके होंठों पर एक शातिर मुस्कुराहट थी।
उसने बड़े ही खतरनाक तरीके से जवाब दिया था, जिससे आदित्यधर के चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान खिल गई, मानो वो खुद भी इस साजिश में उसके साथ हो।